अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो वेक्टर पढ़ने के बाद अब पहला जो मोशन आया मोशन इन अ प्लेन का, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन में होगा, इसमें होगा प्लेन में। और प्लेन क्या होता है? जो दो एक्सिस से मिलके बनता है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये बन गया एक्स वाई प्लेन। ऐसे करके बताया था ना। ऐसे वाई जेड प्लेन होता है और जेड एक्स प्लेन होता है, तीन प्लेन होते हैं टोटल, है ना। ठीक है। तो ऐसे प्लेन के अंदर अगर मोशन है जो एक्स पे भी है वाई पे भी है, तो उसको मोशन इन अ प्लेन कहा जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन उसका एग्जाम्पल है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है? जैसे मान लो कोई पार्टिकल है मेरे पास ये, और इसको मैंने ऐसे करके थ्रो कर दिया। जब ऐसे थ्रो करूंगा तो इसका पाथ कैसा होगा? देखो, ऐसे करके फेंका ना मैंने इसको ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे उड़ता हुआ और वापस इधर गिर जाएगा। पत्थर है आपके पास, इसको आपने ऐसे करके फेंक दिया, पत्थर कैसा पाथ बनाएगा? ऐसे तो जाएगा। अब बताओ, जब ये गया ऊपर, तो जब ये ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब एक्स में भी मोशन है, और तो ये एक्स वाई प्लेन में मोशन है, तो इसको क्या कहूंगा मैं? मोशन इन अ प्लेन। अच्छा, कोई बताएगा इसका जो ये रास्ता है, ये जो रास्ता बना, इस शेप को क्या कहते हैं? ऐसी शेप आपने मैथ में पढ़ी है? ऐसे पढ़ते हैं, देखो ऐसे, ऐसे भी बनती है ये शेप। हाँ, ऐसे बनती है शेप, ऐसे बनती है, अलग अलग एक्सेस के अराउंड बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? पैराबोल। क्या बोला? पैराबोल। हिंदी में बोलते हैं परवलय। तो ऐसा मोशन जिसका जो रास्ता है, जो पथ है, वो परवलयाकार होगा, यानी पैराबोलिक होगा, ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्ट मतलब किसी चीज को फेंकना, फेंका गया मोशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया आपने, तो जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट से बॉल आ रही है, बंदे से हिट हुई, और हिट होने के बाद वो कैसा मोशन करेगी फिर? प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ रही है? और जैसे आपने किसी पत्थर को उठा के फेंक दिया, तो वो कैसा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। एरोप्लेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में से किसी ऑब्जेक्ट को खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो वो कौन सा मोशन करता हुआ आएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ गई? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कई सारे एग्जाम्पल। बाहुबली पिक्चर में वो पेड़ को टेढ़ा करके ऐसे जाते हैं उसके महल पे, तो वो कौन से मोशन में जाते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो समझ गया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? लिखो डेफिनेशन। लिखो, द ऑब्जेक्ट विच मूव्स along the parabolic path. The object which moves along the parabolic path, is called projectile. Is called projectile. And along the parabolic path, the motion along the parabolic path is called projectile motion. The motion along the parabolic path is called projectile motion. Called projectile motion. हिंदी में लिखो। देखो, वह वस्तु जो परवलयकार पथ पर गति करती है, वह वस्तु जो परवलयकार पथ पर, परवलयकार, हाँ परवलयकार, परवलयकार पथ पर, पथ मतलब रास्ता, पर गति करती है, तो ऐसी वस्तु को
तो ऐसी वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। ऐसी वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। देखिए, ऐसी वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं तथा इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। डायग्राम बना लो। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। अब इसमें करना क्या, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस पत्थर को फेंका, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ गया, ठीक है। पहले ऐसे गया और फिर नीचे गिर गया, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। क्या बताइए, ये मैं एक्सेस बना रहा हूं बड़ी बड़ी। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। पहली चीज क्या पूछ सकते हैं, बताइए। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है इसका, अभी बताएंगे। हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। कौन सा काल, उड्डयन, उड्डयन काल। दूसरी चीज आपसे क्या पूछ सकते हैं कि बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपने बता दिया तो फिर आपसे पूछेंगे कि इसकी रेंज बताइए कितनी है। रेंज, पहले चलो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बता देता हूं, अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे बताएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो है कि कितनी देर पत्थर हवा में रहा, कितने टाइम तक ये पत्थर हवा में रहा, यहां से फेंका फिर कितनी देर हवा में रहा, उस टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी, सही है। दूसरी चीज आपसे पूछ सकते हैं इसकी रेंज बताइए। क्या बताइए, रेंज मतलब परास। क्या बताइए, परास। रेंज मतलब क्या, कि ये कितनी दूर जाके गिरा। ये ये जो है इसकी ये क्या है, रेंज। कि कितनी दूर गिरा पत्थर जाके। तो दो टॉपिक हो गए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, रेंज निकालनी पड़ेगी। तीसरी चीज एक और पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रही। देखो मैक्सिमम हाइट किधर है, ग्राउंड से सबसे ऊपर किस समय होगा ये, जब आपने फेंका तो ये इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर ऐसे गया फिर ये गया फिर ये ऐसे करके नीचे गिर गया, यही है। तो सबसे ऊपर कब था ग्राउंड से, ये किस जगह पे है बताओ, किस पॉइंट पर ये सबसे ऊपर था, यहाँ बीच में जब आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो ये जो होगी इसकी ग्राउंड से कौन सी हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट होगी एच मैक्स, ठीक। तो जितने टाइम हवा में रहा वो क्या होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी दूर जाके गिरा वो उसको क्या कहेंगे हम, रेंज। और जितनी मैक्सिमम हाइट पे ये रहा है, सेंटर में जो हाइट रही होगी उसको कहूंगा मैं मैक्सिमम हाइट। तीनों के ही मुझे फॉर्मूले ड्राइव करने, ठीक है। फिर आपको न्यूमेरिकल ऐसे दिया जाएगा कि भाई हमने इतनी स्पीड से फेंका है, इतनी दूर जाके गिरा है, इतने एंगल पे फेंका है, तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट। तो उनके फॉर्मूले आप डायरेक्ट लगाओगे, आंसर बात समझ में आ गई। तो ये तीन चीजें अब हमें अभी फिलहाल के लिए तो अभी तीन ही करनी है, आगे जाके और भी कुछ करना है इसके अंदर, वो बाद में बताऊँ, सही है। तो कर लो जरा इसमें, ये बना लो और फिर हेडिंग लिख लो टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ इसे बना लो, फिर हेडिंग लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट। हम्म, दोबारा बना रहे हैं इसको डायग्राम को और निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने समझा दिया, कितने टाइम तक ये हवे में रहा है वो निकालना है। हवे में कितने टाइम तक रहा है, हवा को हवा नहीं कहते, हवे बोलते हैं। ये नहीं पता आपको, चलो आप पता है। तो इसको पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो ये कितने टाइम तक हवे में रहा है ये निकालना है, सही है। तो देखो इधर, आप बताओ ये जो आपने इसको फेंका है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी होगी ना इसको, भाई ऐसे करके इसको फेंका है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंका होगा, है ना भाई पंडित जी। तो इसकी वेलोसिटी यानी इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं कितनी है, यू है।
यू स्पीड से आपने इसको फेंका, सही है, वी भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू मान लिया मैं। अच्छा, कुछ एंगल पे भी फेंका है कि ग्राउंड से, तभी तो प्रोजेक्टाइल बनाया है। और ग्राउंड से ऐसे रफ्ता के फेंकते तो स्ट्रेट लाइन बन जाता, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन प्लेन कब बना, जब कुछ एंगल पे फेंका। तो एंगल मान लेता हूं कितना, थीटा, सही है। तो अब यू वेलोसिटी थीटा एंगल पे आपने फेंका इसको, मैक्सिमम हाइट ये यहां तक गया, उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हो। एक बात बताओ, मान लेते हैं ये पॉइंट इसका मैक्सिमम पॉइंट है, जहां तक ये गया है। जितनी देर में ये नीचे से इस पॉइंट तक जाएगा, उतनी देर तो इसे वापस उस पॉइंट से नीचे आने में लगेगी। जैसे अगर ये 2 सेकंड में मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा था, तो 2 सेकंड में ही तो ये नीचे आएगा वापस, यानी 2 + 2 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड का हो गया। लड़की सुन लो पहले, बात समझ में आ गई। तो अब मुझे बताओ, इस u जो कि थीटा एंगल पे है, इसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं नहीं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट। जो थीटा की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अरे वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर के कंपोनेंट करो, जो थीटा की तरफ आएगा वो क्या आएगा, u cos थीटा, और जो ऐसे आएगा ऊपर की तरफ उसको क्या कहूंगा मैं, u sin थीटा। तो बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया है, हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया वेलोसिटी का, u cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया, u sin। ये दो कंपोनेंट कैसे करे समझ में आ गए ना, वेक्टर की हेल्प से करें हमने, वेक्टर में सिखा ही दिया कंपोनेंट करना। अब हर जगह वेक्टर लगेगा, एक बार पढ़ लिया तो कहीं पे भी वेक्टर लग जाएगा। तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब मैं पहले क्या करूंगा, देखो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो पहले मैं यहां से यहां तक का टाइम निकालूंगा, यहां से यहां तक का, और जो टाइम आएगा मेरे पास उसको मैं क्या कर दूंगा, डबल, यहां से यहां तक का भी आ जाएगा, टोटल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो पहले मैं स्मॉल टी निकाल लेता हूँ यहां से यहां तक का टाइम, और फिर कैपिटल टी क्या होगा, स्मॉल टी का डबल। और कैपिटल टी को मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ। बात समझ में आ गई भाई। इसको कैसे निकालना है वो अभी बताते हैं, पहले डायग्राम बनाओ और ये नोट कर लो। चलो, हम्म, अब होता क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा, देखो समझ लो। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो इक्वेशन आएंगी उनका मैं यूज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही है। किसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मान लो यहाँ कोई बिल्डिंग पे एक पर्सन खड़ा है, उस पर्सन ने यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया नीचे, सही है। तो अब बॉल ऐसे नीचे गिर रही होगी, तो किसके किसके अंडर गिर रही है, ग्रेविटी के अंडर। ग्रेविटी की, ग्रेविटी तो उसको गिरा रही है। तो बॉल को या तो नीचे फेंका है आपने, या नीचे से किसी आदमी ने बॉल को ऊपर फेंका है। दोनों ही केस में कैसा मोशन होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। या तो बॉल ऊपर से नीचे आए, या बॉल नीचे से ऊपर जाए, दोनों ही केस में हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब क्या फर्क पड़ेगा इन इक्वेशन पे, क्या फर्क पड़ेगा ऐसे मोशन में, ये भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। बताओ, ये मारकर मैंने ऊपर से नीचे फेंका, स्ट्रेट लाइन में तो आया, या नीचे से ऊपर फेंका, तब भी तो स्ट्रेट लाइन में ही आया। ऊपर जाएगा स्ट्रेट लाइन, नीचे आएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है, मोशन है ना प्लेन का नहीं है। बात समझ में आ गई। अब समझो, तो जब ये बॉल ऐसे नीचे आ रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो ये बॉल है, ये नीचे आ रही है। अच्छा, अर्थ जो होती है वो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, और कितने एक्सेलरेशन से खींचती है, तो उसको बोलते हैं स्मॉल जी। ये अर्थ का एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर, ये फिक्स रहती है ग्राउंड पर। अर्थ के सरफेस पे इतनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना लगता है, सही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे आपने फेंका है, तो जो जी लगेगा वो किधर की लगेगा, नीचे की तरफ ही। मतलब ये वाला जो, ये भी ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, और जी भी किधर लग रहा है, नीचे। यानी जब ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे की तरफ होगा, तब तो जी की वैल्यू ली जाएगी प्लस जी। जी कैसा ले जाएगा, प्लस, क्योंकि जी भी नीचे है, ऑब्जेक्ट भी नीचे है। ये तो था केस 1। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर फेंक दिया, देखना जरा। अब ये बॉल मान लो नीचे से कहां जा रही है, ऊपर, लेकिन जी तो हमेशा किधर लगता है, नीचे लगता है ना। तो अब ये जो मोशन है ये अगेंस्ट हो गया इसके, तो भाई बॉल जा रही है ऊपर और जी लगता है नीचे।
तो इस केस में जी की वैल्यू को कैसा लिया जाएगा, माइनस जी। यानी जब बॉल को तुम नीचे से ऊपर फेंकोगे तो जी की वैल्यू माइनस जी, और जब नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे फेंकोगे तो जी की वैल्यू प्लस जी। बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते हैं, हाइट की बात करते हैं। किसकी, हाइट। जैसे कितनी हाइट से नीचे गिरा या कितनी हाइट तक ऊपर गया, तो एस की बात नहीं होती है, किसकी बात होती है, एच की। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान समझना। केस वन और केस टू के लिए कैसे लिखूंगा। केस टू में बॉल नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो एक्सेलरेशन की जगह कौन आ जाएगा, जी। कैसा जी, प्लस जी। तो यहाँ जो ए लिखा है वहां पे क्या लिखोगे आप, जी लिख दो, प्लस का जी। इक्वेशन बन गई मोशन अंडर ग्रेविटी की। ठीक है, यहाँ पे भी ए की जगह, और एस की जगह कौन आएगा, एच। बाकी कोई चीज चेंज नहीं करनी है, यू वी टी सब सेम है। ठीक है, ए की जगह यहाँ पे कौन आएगा बताओ, जी, और एस की जगह एच। तो ये तो बन गई केस वन के लिए इक्वेशन। अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो इक्वेशन लगानी है तो इनमें से कोई लगाओ। अच्छा, उल्टा करना है, नीचे से ऊपर जा रही है तो फिर जी की जगह क्या जाएगा, माइनस जी। तो बताओ इक्वेशन पहली क्या बनेगी, P इक्वल टू यू माइनस जी टी, माइनस जी आ जाएगा ना, जी की जगह माइनस तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सेकंड इक्वेशन H इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो माइनस जी, माइनस का चिन्ह आगे आ गया, प्लस माइनस माइनस। सही है। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी। सही है। तो पहले केस में इक्वेशन मोशन ऐसी हो जाएंगी, दूसरे केस में इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी हो जाएंगी। यही है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये टॉपिक वहां रह गया था पढ़ाने से, अब इसी का मैं यूज करके यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालू। सवाल ऐसे बनते हैं कि किसी बॉल को हमने फेंका इतनी इनिशियल स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ कितने टाइम में नीचे गिर जाएगी, या कितनी दूर जाके गिरेगी, मतलब कितनी हाइट पे है वो बॉल, ऐसे करके। जी ग्रेविटी। क्या वजन क्या, अगर तुम एक पत्थर लो और एक मोर का पंख लो, सही है, उससे हल्का तो कुछ नहीं होगा। एक पत्थर ले लिया, एक मोर का पंख, बिल्डिंग पे चढ़ के दोनों को फेंक देना, कौन पहले गिरेगा, मोर नहीं गिरा रहे हैं। मोर किसने बोला, पंख लिया, मोर का पंख। मोर तो बनाते हैं हम, गिराते थोड़ी हैं। तो बताओ कौन पहले गिरेगा। क्यों, अभी तो तुम मास मास कर रहे थे आपका, अब दोनों संख्या से गिर गए। जी की वैल्यू देखो मैं बता दूं, जी की वैल्यू जो है 9.8, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है। आगे चैप्टर भी है तुम्हारी बुक में, सिलेबस में, ग्रेविटी करके, ग्रेविटेशनल करके, अर्थ ग्रेविटेशनल करके, वहां मैं समझाऊंगा कि जी की वैल्यू मास पे डिपेंड क्यों नहीं करती। तो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो जी की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर पत्थर को फेंको या मोर के पंख को फेंको, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरते हैं। एक्चुअल में नहीं होगा ऐसा, तुम सोच रहे हो कि भैया नहीं, पत्थर पहले गिर जाएगा, भारी है। वो इस वजह से गिर जाएगा भारी है क्योंकि हवा उस पंख को थोड़ा सा ऊपर रख लेगी, रोके रखेगी। पत्थर हवा को चीरता हुआ नीचे गिरेगा। अब मोर का पंख नहीं कर सकता ना, उसका मास कम है। लेकिन अगर मैं हवा हटा दूं तो दोनों सेम टाइम पे ही गिरेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू दोनों के लिए ही सेम होगी, मास पे डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आ गई, नोट करो जल्दी। चलो देखो, अब यहां पर हमने आपको बताया कि यू वेलोसिटी से हमने इसको फेंका था, उसके दो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सही है। अब कौन बताएगा, जब ये पार्टिकल इस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी। देखो हर पॉइंट पे जिधर भी आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है उससे टेंजेंट खींचना पड़ेगा, एक स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही उसकी वेलोसिटी की दिशा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ये होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये। सही है। तो यहां निकालनी है तो किधर होगी बताना, इधर ही तो होगी। और यहां निकालूंगा तो किधर होगी, इधर होगी। ऐसे टेंजेंट, इसी को तो टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो ऐसे करके डायरेक्शन निकालनी है। तो जो मैक्सिमम पॉइंट पे मैंने यू की डायरेक्शन निकाली तो किधर आई, इधर आई। सही है।
अब मुझे बताओ ये पहले एंगल कितना था, थीटा। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाता गया देखो थीटा कम होता जा रहा है क्या, ये थीटा कम होता जा रहा है क्या, देखो। और इस पॉइंट पे आके थीटा कितना हो गया, अरे ग्राउंड को ले आओ ऊपर तो थीटा कितना हो गया, पैरेलल हो गया ना दोनों, तो थीटा कितना हो गया, 0। मतलब यहां थीटा था और फिर ये थीटा क्या होता गया, यहाँ पे देखो कम होता गया कम होता गया कम होता गया, तो यहां पर कितना बचा, थीटा 0। सही है। इसका मतलब यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, यू कॉस थीटा। तो यहां भी यू की वैल्यू कितनी रहेगी, केवल यू कॉस थीटा। इसका कोई ये वाला कंपोनेंट आ पाएगा क्या, बात समझ आ रही है नहीं। देखो जब ये पार्टिकल चल रहा था तो इसके पास दो कंपोनेंट थे, इधर वाला और इधर वाला। सही है। जैसे जैसे ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, इसका ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट तो खत्म ही हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। चाहो तो थीटा की वैल्यू 0 रख के यू आ जाएगा, यू बराबर यू। बात वही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट था ये यू एक्स है, ऊपर वाला जो कंपोनेंट था यू वाई वो कितना हो चुका है, 0 इस पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि देखो साइन 0 है ना एंगल, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ऊपर वाला एंगल कितना हो चुका है, 0। ठीक है, केवल कौन सा बचा, हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना यहां रहता है उतना ही यहां रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चेंज हुआ है। बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ यहां वर्टिकल कंपोनेंट हो चुका है 0 पी पॉइंट पर, और यहां पर जहां से हमने इसको फेंका था वहां वर्टिकल कंपोनेंट कितना था, यू साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं ये इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी है और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। भाई इनिशियल कितना था, यू साइन थीटा वर्टिकल वाला, और फाइनल कितना हो गया, 0। और ये वाला तो देखो इनिशियल भी यू कॉस थीटा था और फाइनल भी यू कॉस थीटा ही है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाह रहा हूं, ऊपर की तरफ। ये पार्टिकल ऊपर फेंका ना आपने, तो ऊपर की तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाह रहा हूं इन वर्टिकल डायरेक्शन। बताओ जरा, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। तो कोई बता सकता है कौन सी इक्वेशन लगी, मतलब जैसे मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें क्यों फर्स्ट क्यों लगाना चाह रहा हूं, मुझे निकालना क्या है, टाइम। मुझे इनिशियल स्पीड पता है, मुझे फाइनल स्पीड पता है, मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, जी होगा ऊपर ग्रेविटी का, नीचे होगा ना ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। तो मुझे इनिशियल भी पता है, मुझे फाइनल भी पता है, मुझे जी भी पता है, और टाइम मुझे निकालना है, तो फर्स्ट वाली लगा दूं ना। सेकंड क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि सेकंड में मुझे हाइट पता होनी चाहिए। हाइट पता है क्या, वो तो अभी निकाली नहीं है, वो तो थर्ड पॉइंट है हमारा। इसमें पता है, इसमें भी देखो थर्ड बी में भी हाइट पूछी है तो नहीं लगा सकते, तो फर्स्ट वाली लगा रहे हैं इसीलिए। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, कौन सी, ये वाली इक्वेशन लगाऊं मोशन अंडर ग्रेविटी की, या ये वाली लगाऊं, बताओ जरा कौन सी, ये वाली है ना, क्योंकि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पर। तो ये लगेगी कि क्या है इक्वेशन, बताओ, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। कितनी है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल कितना है, यू साइन। मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में लगाई है इक्वेशन, देखो यहाँ लिख दिया वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसको मत ले लेना हॉरिजॉन्टल वाली भी। बात समझ आ रही है। तो यहाँ कितना है देखो, इनिशियल यू साइन माइनस जी, तो आपने माइनस ले ही लिया ऑलरेडी, इनटू में टी मुझे निकालना है। सही है। अब बताइए जी टी को इधर ले आऊं क्या, तो जी टी इक्वल टू कितना आ गया, तो टी कितना आया, यू साइन थीटा अपॉन में, क्या ये स्मॉल टी टाइम ऑफ लाइट है, पूरा है ना यहाँ। तो जितना टाइम इसको ऊपर आने में लगा उतना ही टाइम इसको नीचे जाने में भी लगेगा। तो कैपिटल टी जो होगा वो 2t के बराबर होगा। ये कैपिटल टी टाइम ऑफ लाइट है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल टी इक्वल टू 2t। सही है। तो टी की वैल्यू क्या है बताओ, यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी पार्टिकल को हमने 30 डिग्री के एंगल पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है।
30 डिग्री के एंगल पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। बताइए कितने टाइम तक हवा में रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। तो यू की वैल्यू 2, थीटा 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, जी की वैल्यू 10, 1/5, 0.2 आंसर। 0.2 सेकंड तक हवा में रहेगा। बात समझ में आ गई? नोट कर लो। नहीं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो जरा, पहले पहले इसकी डेफिनेशन लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट की। लिखो जितने समय तक वस्तु हवा में गतिशील रहती है, जितने समय तक वस्तु हवा में गतिशील रहती है, उस समय को उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। देखो, द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which the object remains in the air is called time of flight. Is called time of flight. अब रेंज निकाल लेते हैं इसकी। रेंज इधर देखो बोर्ड पे। रेंज मतलब परास। ठीक है, देखो रेंज क्या बताया था हमने अभी, कि जिस पॉइंट से फेंका और जिधर गिरा उसके बीच का डिस्टेंस। अगर मैं इसको ए कहूं, इसको ओ कहूं, तो ओए 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 है ना। तो ओए क्या है? रेंज है। अब मुझे ओए निकालना है, तो ओए बताओ, रेंज मतलब डिस्टेंस ही तो है। अच्छा, ये डिस्टेंस इसने कितने टाइम में चली है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट में चली है। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका टाइम है। और इसकी वेलोसिटी कौन सी लेनी है हमें? यू कॉस थीटा। क्योंकि यू कॉस थीटा ही वो कंपोनेंट है जो इसको आगे लेके जा रहा है। यू साइन थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए जो आगे लेके जा रहा हो? तो स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकालनी है। सिंपल है। तो डिस्टेंस मतलब क्या? रेंज। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड, रेंज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऑफ लाइट। हम ऐसे बना लेंगे अपना फॉर्मूला। बताओ, सही है। और स्पीड में भी कौन सा कंपोनेंट लेना है? हॉरिजॉन्टल वाला। सही है। तो बताओ, रेंज को मैं आर से लिखूंगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मेरे पास यू कॉस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। और कैपिटल टी तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है वो यहाँ पे, तो रख दो वैल्यू। आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन में जी। यू और यू क्या बन गया देखो, यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या आया? ये क्या होता है? ये फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में, सही है। एक मिनट आप सुन लो जरा यहाँ पे। अगर मुझे मैक्सिमम रेंज निकालनी है, कौन सी रेंज निकालनी है? मैक्सिमम पार्टिकल कितनी दूर जाके गिरेगा ये निकालना है। तो बताओ, साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। साइन टू थीटा मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? फिर 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है, और फिर लास्ट में 1 हो जाती है। वैल्यू पूछ रहा हूँ, एंगल नहीं पूछ रहा मैं। कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है इन सब में? बड़ी कौन है? बड़ा कौन है इन सब में? 1 है।
तो अगर हमें रेंज मैक्सिमम करनी है तो यू स्क्वायर, यू और जी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंगल तो हमारे कंट्रोल में होगा ना, यू और जी तो वो क्वेश्चन में जो भी देगा वो रखना पड़ेगा। तो अगर मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो साइन टू थीटा को 1 होना पड़ेगा, मैक्सिमम 1 होता है। अब 1 किसकी वैल्यू होती है साइन की टेबल में, साइन 90 की, बताओ। अब कंपेयर करोगे तो टू थीटा कितना आ गया 90, तो थीटा कितना आ गया 45। यानी अगर इसको 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाए, किसी भी चीज को 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाए तो सबसे दूर जाके गिरेगी। सेम स्पीड से अगर आप किसी और एंगल से फेंकोगे तो उतनी दूर नहीं गिरेगी। मान लो इसी इसी स्पीड से, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से फेंका आपने, 5 मीटर पर सेकंड से आपने 30 के एंगल पे फेंक दिया तो यहाँ गिर जाएगी, 60 पे फेंक दिया तो यहाँ गिर जाएगी, और 70 पे फेंक दिया या 80 पे फेंक दिया तो यहाँ गिर जाएगी। मैक्सिमम दूर कहाँ कितने एंगल पे गिरेगी 45 पे। तो मैक्सिमम रेंज इसकी 45 डिग्री के एंगल पे आएगी। बात समझ में आ गई, नोट कर लो, ये नोट करो, ये रेंज का फॉर्मूला है। अब हमारे पास बचा ये, कहाँ गया, हाइट, मैक्सिमम हाइट बची, उसको हम कल करेंगे ट्राई, ठीक है। थ्योरी नहीं है इसकी, ऐसे लिख लो।